कर रहे हैं, तो जो जहाँ पे केंद्रीय प्रशासन में शासक को परामर्श देने के लिए मंत्रियों की व्यवस्था की गई थी। मुगल बादशाह साम्राज्य का सर्वेसर्वा होता था। दैवी अधिकार, चूंकि वो देवता तुल्य बना दिया गया था, उसके संप्रभुता दैवीय उत्पत्ति के रूप में विस्तृत ध्यान बताई गई थी। दैवी अधिकार से संपन्न होने के कारण ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य के वो समकक्ष और समक्ष वो उत्तरदायी नहीं था। अपने कार्यों में वो ईश्वर के अलावा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। राज्य प्रशासन एवं धार्मिक मामले, यानी राजा जो था, प्रशासन एवं धर्म हर मामले में सर्वे सर्वा था। उस बादशाह की प्रधानता थी, उसके समकक्ष कोई नहीं था, उसकी शक्तियों को रोकने के लिए कोई नहीं था। मंत्री जो थे वो उसको परामर्श देते थे। ये मुगल शासन की विशालता, क्योंकि मुगल शासन बहुत विशाल था, तो मुगल प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन एक दुष्कर, एक असंभव सा कार्य था। इस अतः साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सहयोग देने के लिए, बादशाह को सहयोग देने के लिए कई अधिकारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। प्रथम मंत्री की बात किया जाए तो वो था वकील। केंद्रीय प्रशासन में वकील प्रमुख मंत्री था। बादशाह के बाद साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वकील का था, जो प्रशासन के अधिकारियों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था। यानी वकील प्रशासन में सर्वोच्च स्थान रखता था। वकील का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, बादशाह का प्रतिनिधि, यानी ये इसका अर्थ होता है, ये बादशाह का प्रतिनिधि था और उसके अधिकारों का उपयोग करता था। शाब्दिक अर्थ के अनुसार, यानी वो वकील जो था बादशाह के अधिकारों का प्रयोग करता था। बादशाह अगर नहीं है तो वो अधिकार वकील द्वारा उपयोग किए जाते थे। अकबर के प्रारंभिक वर्ष में उसका जो संरक्षक, उसका अतालिक बैरम खां था, वो वकील के पद पे था और वकील के पद पे रहते हुए उसने अपने पूर्ण शक्ति का उपयोग किया। यहाँ तक कि वो अकबर के माइनर होने तक वो सारी बादशाह की सारी शक्तियों का उपयोग कर रहा था। लेकिन ये उसके लिए घातक सिद्ध हुए। उसको अपना पद से हटा दिया गया। उसके इस पद से हटाने के बाद, यानी बैरम खां के पतन के बाद, अकबर ने मुनीम खां को वकील बनाया। मुनीम खां इस पद पर नियुक्ति तो दिया उसने, लेकिन अकबर ने धीरे धीरे करके वकील की शक्ति अन्य मंत्रियों में विभाजित करने का प्रयत्न किया। दीवान वजीर को उन शक्तियों का बंटवारा करना, यानी सीमित करने का प्रयत्न करने लगा कि वो सर्वे शक्तिशाली ना हो जाए, बादशाह से ऊपर अपने आप को ना समझने लगे। इस प्रकार वो वकील के पद की शक्ति की सीमित करना प्रारंभ कर दिया। 1575 में वकील के पद पर मुजफ्फर खां की नियुक्ति की गई। वह 10 वर्षों तक इस पद पे रहा। फिर इसके बाद अकबर का प्रिय पात्र था मिर्ज़ा अजीज़ कोका 1595 में वकील के पद पर रहा। इस बीच में कोई व्यक्ति 1575 से 1579 तक मुजफ्फर खां वकील के पद पे तो रहा। उसके बाद 20 वर्षों तक, कुछ अंतराल तक इस पद पे कोई नहीं रहा। इनसे यह सिद्ध हो गया कि इस अधिकारी के ना होते हुए भी प्रशासन सुचारू रूप से चल सकता है। यानी वकील अगर ना भी हो तो इस प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ध्यान में रहे, यानी वकील की शक्ति को सीमित कर दिया गया। 1595 में उसने मिर्ज़ा अजीज़ कोका को वकील के पद पे नियुक्ति दी, और लेकिन उसका शासन में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा। इस पद पे तो था वो, लेकिन उसके शासन में कोई भूमिका नहीं थी। इस प्रकार
वकील का पद जो हो गया, वकील का पद एक प्रतिष्ठा मात्र रह गया, यानी वो एक प्रतिष्ठा रहा, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। इस प्रतिष्ठा मात्र रहने के बाद वकील के पद की प्रतिष्ठा मात्र रह जाने के बाद उसको 4 भागों में मंत्रियों में विभाजित कर दिया गया। 4 मंत्री जो बनाए गए, जिसमें वकील के सारे शक्ति उनको बंटवारा कर दिया गया एक तरह से। वो पहला था वज़ीर, जिसको दीवान भी कहते थे। दूसरा था मीर बख्शी, जो सेना विभाग का प्रमुख था। तीसरा सदर सुदर, जो धार्मिक विभाग का प्रमुख था। और चौथा मीर समा, जिसको खाना समा था, यह गृह विभाग का एक तरह से प्रमुख था। वज़ीर की चर्चा करते हैं। मुग़ल साम्राज्य में ये प्रमुख अधिकारी था वज़ीर, जिसको दीवान भी कहा जाता था। वज़ीर की 2 श्रेणियाँ थी। वज़ीर तफ़वीज़, ये असीमित अधिकारों वाला वज़ीर था, बैरम खां की तरह। वज़ीर तहफ़ीज़, ये असीमित अधिकारों वाला वज़ीर था। दूसरी श्रेणी जो वज़ीर की थी वो वज़ीर तनफ़ीज़, इसका अधिकार सीमित था, यानी ये जो है सीमित अधिकारों का उपयोग करता था। वज़ीर का जो विभाग था अर्थ विभाग था, वित्तीय मामलों का विभाग था। शासन के अनुपस्थिति में, शासक के बादशाह की अनुपस्थिति में ये ये जो वज़ीर था शासक की शक्तियों का उपयोग करता था। यह पद प्रधानमंत्री, आधुनिक काल के प्रधानमंत्री के पद के समान ही था। बैरम खां के कटु अनुभव के पश्चात बादशाह अपने किसी मंत्री को, अकबर ने बैरम खां के कटु अनुभव के बाद उसको लगा कि हम ऐसा कोई भी ऐसा मंत्री नहीं बनाए जो उसकी शक्तियों का उपयोग या दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दे। इसने क्या किया, कोई भी मंत्री को इतनी शक्तिशाली नहीं होने दिया, कोई भी पद को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया कि वो सम्राट यानी बादशाह की शक्तियों का प्रयोग कर सके। इसी उद्देश्य से ये जो दीवान पद था, विजारत पद था, विजारत में कई दीवान बनाए गए, यानी दीवानों में ये विजारत के पद में भी बंटवारा कर दिया गया, यानी दीवान के शक्तियों में भी बंटवारा कर दिया गया और अनेक दीवानों की नियुक्ति की। ये जो दीवान थे अलग अलग विभाग के हेड होते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, पदाधिकारी के रूप में कार्य करते थे। कौन कौन से थे ये दीवान? दीवाने खालिसा, ये दीवाने खालसा जो थे, खालिसा भूमि जो सरकारी भूमि थी उसके लिए उसके हेड था ये दीवाने खालसा। दूसरा दीवाने तन ये नकद वेतन के लिए था, यानी नकद वेतन देना है अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, तो उसकी व्यवस्था ये दीवाने तन कहता था। दीवाने जागीर जो था राजस्व के कार्य का प्रमुख था। राजस्व के कार्य के लिए दिए जाने वेतन के संबंधित ये था, यानी जागीर से संबंधित जो वेतन है राजस्व विभाग का, वो दीवाने जागीर देखता था। नेक्स्ट है, अगर देखा है दीवाने तफजी, ये सैन्य लेखा जोखा तक है। दीवाने तफजी सैन्य लेखा जोखा विभाग का हेड होता था ये। दीवाने सादात, ये धार्मिक विभाग का लेखा जोखा रखता था। दीवाने सादात धार्मिक मामलों का लेखा जोखा रखता था। और अगर बात करें तो ये नेक्स्ट आता है, और एक अधिकारी था, वो था खजाना मुस्तौफी, ये लेखा परीक्षक था। ऑडिटर जनरल जिसको लेखा परीक्षक, और मुशर्रिफ मुख्य लेखाकार,